हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को। बच्चों ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा चैप्टर नंबर 3 जो हमारा था केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। उसमें हमने पढ़ा था कि एटम्स और मोलिक्यूल्स से ही हमारे आसपास का जो मैटर होता है वो बना होता है। हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो एटम्स और मोलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। अब अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस में अलग अलग तरह के एटम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम्स अलग होते हैं, ऑक्सीजन एटम्स अलग होते हैं, नाइट्रोजन एटम्स अलग होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है। तो ये सब जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक एटम दूसरे एटम से अलग क्यों होता है। जैसे कि ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, ये एक दूसरे से अलग क्यों हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं, किन बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरीके से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, तो क्या हकीकत में सच्चाई में एटम्स इंडिविजिबल हैं? क्या हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको कभी रीड कर ही नहीं पाएंगे, उनको कभी समझ ही नहीं पाएंगे? इन क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स। एटम के अंदर जो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कई तरह के मॉडल्स दिए गए हैं जिनको हम एटॉमिक मॉडल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एटम के कई मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए हैं ये प्रूव करने के लिए कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा मेजर चैलेंज ये था कि एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया करना था उन्हें। एटम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक्सप्लेन करना था। एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उनको ये सब करना जरूरी था, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होगी तभी उसको सही माना जा सकता है। एटम इंडिविजिबल नहीं है, इसकी सबसे पहली जो इंडिकेशन हमें मिली वो मिली कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के वक्त हमें समझ में आया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के वक्त और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के वक्त कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ये समझाना चाह रहे हैं आपको, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी 2-3 बार बताई थी ये बात। तो अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन रही है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड हैं, इसका मतलब एटम के अंदर भी कुछ ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। अगर एटम हकीकत में इंडिविजिबल होता तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एटम सच में सबसे छोटी यूनिट होता तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आगे बात करते हैं हम चार्ज पार्टिकल्स की। यहां पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है हमें, एक्टिविटी 4.1। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अक्सर हम अपने घरों में करते रहते हैं। जैसे कि जब हम अपने सूखे बालों पे, ड्राई हेयर पे कॉम्बिंग करते हैं, कंघी करते हैं, तो जो कॉम्ब होता है वो बालों को भी अट्रैक्ट करने लगता है और छोटे पीसीज ऑफ पेपर के पास अगर हम उस कंघे को लेके आएंगे तो वो उन पीसीज ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट कर लेता है। कई बार छोटे बच्चे जो क्लासरूम में होते हैं वो स्केल को अपने सिर के साथ या अपने वुलन स्वेटर के साथ रगड़ के, थोड़ी देर तक रगड़ के, और फिर उसको जब छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेके आते हैं तो वह पेपर पीसीज अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्केल के साथ चिपक जाते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके उसको एक फूले हुए गुब्बारे के पास लेके आओगे, इन्फ्लेटेड बलून के पास लेके आओगे, तो इन्फ्लेटेड बलून उस रोड के साथ चिपक जाएगा। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि चार्जिंग ऑफ मैटर पॉसिबल है। हमारे आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, ये इन एक्सपेरिमेंट से पता चलता है हमें। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करने पे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। अब ये चार्ज आया कहाँ से? इस चीज़ को हम तभी समझ सकते हैं, ये जो चीज़ है इलेक्ट्रिकली चार्ज होना, ये तभी पॉसिबल है जब एटम क्या हो, डिविजिबल हो। इस चीज़ से प्रूव होता है कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। इसका मतलब एटम के अंदर भी कुछ छोटी यूनिट है। बहुत से साइंटिस्ट ने
इन चार्ज पार्टिकल्स को और इनके नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 1900 तक हमें पता चल गया था कि एटम के अंदर कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो होता ही है, जो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम हमने क्या रखा था, इलेक्ट्रॉन। तो 1900 में जे थॉमसन, जो उस वक्त के काफ़ी फेमस केमिस्ट्री एक्सपर्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। यानी तब तक हमने ये प्रूव तो कर ही दिया था कि एटम इंडिविजिबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही ई गोल्डस्टीन नाम के एक एक्सपर्ट ने 1886 में नई रेडिएशंस निकलवा के दिखाई गैस के एटम्स से। वो जो रेडिएशंस थी उनको कैनाल रेज नाम दिया गया, और ये कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। दीज कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। अब आप खुद सोचिए, अगर गैस के एटम्स में से ई गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज्ड कैनाल रेज निकलवा दी, इसका मतलब उस गैस के एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद था। इसका मतलब 1900 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से कुछ साल पहले ही ई गोल्डस्टीन ने यह प्रूव कर दिया था कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो 1886 में पॉजिटिव चार्ज का पता चल गया, 1900 में नेगेटिव चार्ज का पता चल गया। ठीक है, तो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमें 1900 तक पता चल गया था। ठीक है, अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की जा रही है पॉजिटिव की, इसके पास ऐसा चार्ज था जो मैग्नीट्यूड में तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल था, लेकिन साइन में अपोजिट था। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हमें पता चला, एटम के अंदर के दो पार्टिकल्स का हमें पता चला, एक तो इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का। आप ध्यान से समझिएगा आप इस चीज को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों पे चार्ज तो इक्वल होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, लेकिन ये चार्ज ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे जहां नेगेटिव चार्ज होता है वहीं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स, वो कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर मैं आपको चार्ज की वैल्यू बता देता हूं, कितना चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आप नोट कर सकते हैं, कूलम्ब चार्ज पाया जाता है। इतना नेगेटिव चार्ज पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन पे, और इतना ही पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है एक प्रोटॉन पे। लेकिन इसको हम रिलेटिव चार्ज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को -1 चार्ज मानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को। रिलेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं आपको, और प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज मानते हैं। अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करूं, SI यूनिट में एक्सप्रेस करूं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है जो मैंने आपको अभी ये वैल्यू बताई है। लेकिन अगर मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 और प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज माना जाता है। जहां तक मास की बात है, तो प्रोटॉन के ऊपर लगभग 2000 टाइम्स ज्यादा मास होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जहां प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे जो डिफरेंस है वो लगभग 2000 टाइम्स का होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं प्रोटॉन का मास कहूं तो प्रोटॉन का मास रफली 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास होता है। जो हमारा प्रोटॉन है उसका मास 1.6 के आसपास, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो काफ़ी कम होता है प्रोटॉन के मास के मुकाबले, नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन के मास को फिर भी हम कंसिडर करते हैं, हमें करना पड़ता है। तो एटम्स, अब हमें क्या पता चला इस 1900 तक कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ एटम के ऊपर, 0 हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एटम की बात करूं जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 ही होंगे, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा उस एटम के ऊपर, 0 होगा। अब आगे हमें यह भी पता चला, आगे जब हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम के इंटीरियर में, अंदरूनी हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, और किसी भी एटम से प्रोटॉन्स को निकालना आसान नहीं होता। जनरली केमिकल रिएक्शंस के वक्त प्रोटॉन्स नहीं निकलते, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको उनका ट्रांसफर या शेयरिंग आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वो एटम के ज़्यादा इंटीरियर में प्रेजेंट नहीं होते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था हमारे सामने,
1900 तक हमने ये तो सीख लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब आगे क्वेश्चन आया कि इनकी अरेंजमेंट किस तरीके की होती है, एटम के किस हिस्से में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एटम के किस हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई, तो अब हमें पता करना था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम के दो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया था, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट था कि एटम इज इंडिविजिबल, इस पोस्टुलेट को हमने गलत करार दे दिया था, गलत साबित कर दिया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को का जो फेलियर था ये एक। अब आगे आता है एटम्स की अरेंजमेंट को समझना। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट किस तरीके की होती है, कौन से हिस्से में और कहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से हिस्से में और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए मॉडल ऑफ एटम दिया, सबसे पहला जो मॉडल ऑफ एटम दिया था वो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जो कि जे थॉमसन ने दिया था, वही थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की थी। जे थॉमसन ने जो मॉडल ऑफ एटम दिया उसको क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया, या वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम। उसने क्या कहा कि जो पॉजिटिव स्फीयर है बाहर का, जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड एडिबल पार्ट होता है, खाने का जो लाल हिस्सा होता है, उसने कहा वो तो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो काले रंग के बीज प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर, वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो उसने क्या कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वाटरमेलन एक एटम का एग्जाम्पल है, नहीं, वाटरमेलन बहुत बड़ा है, वाटरमेलन के अंदर मिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, लेकिन कंपैरिजन किया जा सकता है। कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, जो एटम होता है उसका जो स्फेरिकल पार्ट होता है वो बना होता है पॉजिटिव चार्ज से, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पॉजिटिव स्फीयर में जगह जगह स्कैटर्ड होते हैं, जगह जगह फैले होते हैं। ये मॉडल ऑफ एटम दिया था थॉमसन ने। तो थॉमसन ने अपने मॉडल ऑफ एटम में दो बातें कही थी। उसने कहा था कि ये क्रिसमस पुडिंग जैसा होता है, ठीक है, जहां पुडिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इस तरीके के उसने मतलब कंपैरिजन किया था, स्ट्रक्चर का कंपैरिजन है ये एक। उसने दो बातें कही थी थॉमसन ने। क्या कहा था, पहली बात तो एटम जो होता है वो पॉजिटिव स्फीयर से बना होता है और इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव स्फीयर में जगह जगह प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात उसने क्या कही थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये दो बातें कही थी थॉमसन ने। तो वैसे तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने एक्सप्लेन कर दिया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसने अपने मॉडल में कहा था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो ओवरऑल चार्ज कितना होता है एटम के ऊपर, 0 होता है। लेकिन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बाद साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए एटम्स के ऊपर, उन एक्सपेरिमेंट्स ने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को डिस्प्रूव कर दिया। यानी ये जो मॉडल ऑफ एटम दिया था थॉमसन ने, क्या था, गलत था। थॉमसन के ही एक स्टूडेंट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने शुरू में जब अपने दो स्टूडेंट्स के साथ किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने भी, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया तो उन्होंने किया इसलिए था कि वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहते थे। वो एक्सपेरिमेंट करके अपने गुरु के, अपने टीचर जे थॉमसन के मॉडल ऑफ एटम को सही साबित करना चाहते थे, लेकिन हो गया इससे उल्टा। उनके एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स कुछ इस तरीके की आई कि उन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को डिस्प्रूव कर दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो गलत दिया था। कैसे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किस तरीके की होती है एटम के अंदर, इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनके इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स, हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। यानी जो अल्फा पार्टिकल होता है वो कुछ कुछ हीलियम एटम के न्यूक्लियस की तरह हम उसको मान सकते हैं। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर मास तो होता है 4u, ठीक है, और चार्ज होता है इसके ऊपर +2, पॉजिटिव 2 चार्ज होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल को एक्सप्लेन करता है, ये 4u मास एंड +2 चार्ज, हीलियम एटम का न्यूक्लियस, और इसको क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, रदरफोर्ड ने। क्या किया उन्होंने, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर के अंदर से उन्होंने क्या किया, गुजरवाया, ठीक है। जैसे क्या किया उन्होंने, एक गोल्ड फॉइल ली अपने एक्सपेरिमेंट में। गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि वो पतली से पतली फॉइल चाहते थे,
फॉइल का मतलब आप सबको पता ही होगा, जैसे आप फूड रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं खाना रैप करने के लिए, तो ऐसे एक पतली सी फॉइल गोल्ड की फॉइल ली उन्होंने, और ये जो गोल्ड की फॉइल थी ये सिर्फ 1000 एटम्स थिक थी, सिर्फ 1000 एटम्स, यानी ये बहुत 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 ज़्यादा पतली थी। अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि वो थिनेस्ट पॉसिबल फॉइल चाहते थे, और गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है, इसलिए इससे आसानी से पतली फॉइल बनाई जा सकती है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल इसमें यूज करी। अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं, इनका मास 4u होता है, और क्योंकि इनका मास 4u होता है इसीलिए फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स में काफी एनर्जी होती है, काफी एनर्जेटिक होते हैं वो। अब क्योंकि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम उस वक्त सारे एक्सपर्ट्स मानते थे कि सही है, इसीलिए रदरफोर्ड की एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होते रहेंगे गोल्ड एटम्स के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट ही क्यों होंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा हैवी हैं प्रोटॉन्स के मुकाबले, इसीलिए जब प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो जो अल्फा पार्टिकल, मूविंग अल्फा पार्टिकल है, वो हल्का सा डेविएट हो जाएगा। डेविएट क्यों हो जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये 7th क्लास में पढ़ाई जाती है आपको बात। अगर दो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को पास लेके आ जाए तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज को पास लेके आ जाए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे वो भी, ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अल्फा पार्टिकल्स जो थे, एक्सपेक्ट किया था थॉमसन ने कि वो स्मॉल एंगल्स से डेविएट होंगे। स्मॉल एंगल से डेविएट क्यों होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज भी और मास भी अल्फा पार्टिकल से कम है, इसलिए वो उनको रिट्रेस नहीं करवा पाएगा, रिबाउंड नहीं करवा पाएगा। अगर प्रोटॉन भारी होता और उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता तो क्या होता, अल्फा पार्टिकल ऐसे जाता, प्रोटॉन से टकराता और उसी रास्ते वापिस आ जाता, अगर प्रोटॉन हैवी होता तो। लेकिन ऐसा है नहीं, हमें पहले से पता है कि ऐसा है नहीं। उसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी ज़्यादा है और मास भी ज़्यादा है, इसीलिए हल्का डेविएशन होना था ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स का, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था। ये एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है यहाँ पे, जो ये स्फीयर्स दिखा रखे हैं, जो सर्कल्स दिखा रखे हैं, ये गोल्ड एटम्स को को शो करते हैं, और जो ये लाइंस दिखा रखी हैं ये अल्फा पार्टिकल्स को शो करती हैं। तो फाइंडिंग्स क्या थी, अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे हम फाइंडिंग्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स आए, क्या ऑब्जर्वेशंस आई। ऑब्जर्वेशन क्या आई, उसने एक्सपेक्ट तो ये किया था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट होंगे, थोड़ा थोड़ा डेविएट हो जाएंगे, हल्का सा मुड़ जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए विदाउट एनी डेविएशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। थर्ड और जो मोस्ट सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन था वो था कि हर 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपीयर्ड टू रिबाउंड। अपीयर्ड टू रिबाउंड का मतलब वो ऐसे गया, टकराया और वापिस आ गया। अब ये जो रिजल्ट था, थर्ड रिजल्ट, ये सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड तो फर्स्ट और सेकंड भी थे, लेकिन थर्ड सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। क्यों, क्योंकि उस वक्त हमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी थी, हमें ये पता था कि प्रोटॉन्स की वजह से ही डिफ्लेक्शन होगी अल्फा पार्टिकल के अंदर, और हमें यह भी पता है कि प्रोटॉन का चार्ज और मास दोनों ही अल्फा पार्टिकल से कम है। तो अगर प्रोटॉन, अगर रीबाउंड हो रहा है अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। जो एक्सपेरिमेंट, जो आज तक हम मॉडल पढ़ते आए हैं एटम का, वो सही नहीं है। रदरफोर्ड ने अपनी फाइंडिंग्स के बाद कहा था कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, ये उतने ही इनक्रेडिबल हैं जितना कि एक टिश्यू के पेपर के ऊपर फायर की जाने वाली बुलेट का वापिस आ जाना है। उसने कहा था कि अगर कोई आपसे ये कहे ना कि आपने एक टिश्यू पेपर के ऊपर बुलेट चलाई, गोली चलाई, और वो गोली टिश्यू पेपर से टकरा के और वापिस आपको आके लग गई, तो जितना अनएक्सपेक्टेड ये बात है, उतना ही अनएक्सपेक्टेड मेरे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस भी हैं। ठीक है, तो बाद में अब इसने क्या कहा देखिए, अब इसके क्या कंक्लूजन क्या निकाले उसने।
उसने देखिए जिस तरीके से मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो पत्थर फेंक रहा है, मान लीजिए अगर वो दीवार के ऊपर पत्थर फेंकेगा तो सारे पत्थर वापस जिस तरफ वो खड़ा है उसी तरफ आके गिरेंगे। लेकिन अगर वो किसी बार्ब्ड वायर के ऊपर फेंकेगा, किसी कटीले तार के ऊपर, जो कटीले तार की कोई चार दीवारी बनी हुई है फॉर एग्जांपल, कहीं पे कटीले तार के ऊपर फेंकेगा तो ज़्यादातर जो पत्थर है वो आर पार निकल जाएंगे, क्योंकि कटीले तारों के बीच में, बार्ब्ड वायर के बीच में जगह होगी, वहां से वो पत्थर आर पार निकल जाएंगे। तो उसने क्या कहा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हुए। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के एक बहुत छोटे से हिस्से में मौजूद है, पूरे एटम के ऊपर स्कैटर्ड नहीं है। देखिए थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा स्फीयर ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं स्कैटर्ड है, ये कहा था थॉमसन ने तो। लेकिन उसने क्या कहा रदरफोर्ड ने, क्योंकि कुछ एक अल्फा पार्टिकल ही स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, इससे ये प्रूव हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एटम के एक बहुत छोटे हिस्से के अंदर मौजूद है, पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है। तीसरी बात जो रिबाउंडिंग वाली बात है, उसने कहा कि 1 out of every 12,000 अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड। दिस shows that whole of the positive charge and mass of the atom is present in a very small portion of the atom। दोबारा बात सुनिएगा कि ये एटम है, मान लीजिए इसका जितना भी मास है ना और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इसके एक बहुत छोटे से हिस्से के अंदर मौजूद है, और इस हिस्से को उसने क्या नाम दिया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस। अब मैं आपको एटम की स्ट्रक्चर बताता हूं। रदरफोर्ड के हिसाब से एटम की स्ट्रक्चर क्या थी। रदरफोर्ड के हिसाब से एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसका साइज लगभग 1/10,000 होता है एटम का, यानी बहुत छोटा होता है वो एटम के मुकाबले। ठीक है, एटम के मुकाबले वो बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है जो हमारा न्यूक्लियस होता है। तो जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स के बारे में अभी आएगा आपका। न्यूट्रॉन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज तो होता है 0 और जिनका मास रफली प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, एग्जैक्टली तो नहीं, रफली प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। मतलब न्यूट्रॉन्स मास में तो कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन चार्ज में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बात कही थी उसने। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने क्या कहा था अपने मॉडल में कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास एम्बेडेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में उस न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज से काफ़ी छोटा होता है, लगभग 1/10,000 होता है। कितना? एटम का 1/10,000 पार्ट होता है न्यूक्लियस। ये था उसका रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। यानी थॉमसन ने जो मॉडल ऑफ एटम दिया था उसने बिल्कुल पूरे तरीके से उसको डिस्प्रूव कर दिया था रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में भी कमियां थी। क्या कमी थी? अगर इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा एटम के अंदर, तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रही है। आपने पढ़ा है मोशन वाले चैप्टर में फिजिक्स में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है एक ही स्पीड से, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे एक ही स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है, उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव करे, इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है वो मूव कर रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसका मतलब वो एनर्जी को यूज कर रहा था। अगर वो एक्सेलरेशन में था इसका मतलब वो एनर्जी को यूज कर रहा था। तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और जब वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा, नेगेटिव को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। तो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एटम जो होता वो हाईली अनस्टेबल होता। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं ना, आप अपने आसपास जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती अगर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बिल्कुल पूरे तरीके से सही होता तो। मैं दोबारा बताता हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। Rutherford could not explain the stability of atom. According to Rutherford's model of atom, electrons keep revolving around the nucleus in circular orbits. If it is so, they should radiate energy, and ultimately, after losing their complete energy, they should fall onto the nucleus. ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है वो एनर्जी यूज कर रहा है क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इनफाइनाइट एनर्जी तो किसी के पास होती नहीं है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन के वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। और अगर ऐसा होता तो एटम अनस्टेबल होता। एटम अनस्टेबल होता, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जो एटम से बनी हुई हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती अगर ऐसा होता तो। एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता अगर ऐसा होता तो। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थी। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की जो ड्रॉबैक थी उसको करेक्ट किया नील्स बोर ने। नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर जो ऑब्जेक्शंस थी उनको दूर किया। क्या? उसने दो बातें कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है 9th क्लास के एग्जाम में, व्हाट वाज द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, हु करेक्टेड इट एंड हाउ। ड्रॉबैक क्या थी, किसने करेक्ट किया और कैसे। तो ड्रॉबैक क्या थी मैंने आपको बता दिया। करेक्ट किसने किया, नील्स बोर ने। कैसे करेक्ट किया वो इन 2 पॉइंट्स में आप समझिए। उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेशल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। उनके रिवॉल्व करने का न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के लिए एक स्पेसिफाइड, एक प्रॉपर पाथ होता है, एक प्रॉपर जगह होती है। और जब वो इस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो उनकी एनर्जी रेडिएट नहीं होती। क्योंकि उनकी एनर्जी रेडिएट नहीं होती इसलिए वो हमेशा के लिए वहां पे रिवॉल्व करते रह सकते हैं। ये बात कही थी। क्या कहा था बोर्स मॉडल ऑफ एटम में, उन्होंने कहा, नील्स बोर ने कहा था, उसने प्रूव भी किया था। बोर की जो थियरी थी ना वो बहुत बड़ी थियरी थी, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस थी। अब वो 9th क्लास के बच्चे को समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इसने आपको शॉर्ट करके समझाया है। क्या कहा नील्स बोर ने? नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम इन सम स्पेशल ऑर्बिट्स, दीज आर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और दूसरा पॉइंट क्या था, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये बात कही थी। तो ये देखिए, तो अब जो नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम है उसमें क्या था, उसने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती हैं इस तरह की। देखिए जैसे मैंने आपको बनाई है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स दिखा रखी हैं, जो सर्कल्स बना रखे हैं ये ऑर्बिट्स दिखा रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी दिखा रखा है, ठीक है। तो ये सर्कल्स दिखा रखे हैं, न्यूक्लियस है। जब सबसे पहली शेल, ठीक है, सबसे पहली जो सेल है ये वाली न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है जो, इसको कहा जाता है के शेल। उसके बाद वाली को एल, उसके बाद वाली को एम, उसके बाद वाली को एन, ठीक है। तो के एल एम एन ये फर्स्ट शेल है, एन इज इक्वल टू 1। ये सेकंड शेल है, एन इज इक्वल टू 2। ये थर्ड शेल है, एन इज इक्वल टू 3। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये जो है के शेल है ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, एल शेल सेकंड एनर्जी लेवल है, एम शेल थर्ड एनर्जी लेवल है, एन शेल फोर्थ एनर्जी लेवल है। तो इनके कई नाम हैं, इनको हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, इनको हम शेल्स भी कह सकते हैं। तो 2-3 तरह के नाम होते हैं इनके, ये इन्हीं के नाम होते हैं, ठीक है। के एलिमेंट से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मॉडल ऑफ एटम था हमारा, नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। आगे आता है न्यूट्रॉन्स। 1932 में जेम्स जे चैडविक ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास उसका रफली प्रोटॉन के इक्वल होता है। इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स के पास, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। हाइड्रोजन के भी 3 वो होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो जो प्रोटियम है, जो प्रोटियम हाइड्रोजन होता है, अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है।
एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, वो है हाइड्रोजन, प्रोटियम हाइड्रोजन वो भी। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है उसका सिंबल एन होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एटम का अगर हमें मास निकालना हो ना, तो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऐड कर दो, एटम का मास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि बहुत कम होता है इसलिए उसके मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1 वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। जाने से पहले आप एक बार इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक करें, क्योंकि आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशंस हमने अपने चैनल पे अपलोड की हैं। उन एक्सप्लेनेशंस के जो प्लेलिस्ट्स के लिंक हैं, साइंस के, एसएस के, इंग्लिश के, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार उन लिंक्स को जरूर से जरूर चेक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।